हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है, क्या है हमारा अगला टॉपिक? रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। एक सेकेंड ना। नहीं हो रहा है या रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट किया था। स्टार्ट करते हैं। पहला है मोबाइलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कैपिटल का मतलब क्या था। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या था कि कैपिटल मार्केट क्या करता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को या कोई भी कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। कैसा? लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट क्या था? शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन कैपिटल मार्केट कैसा है? लॉन्ग टर्म के लिए। तो वही लिखा हुआ है, मोबाइलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स, यानी एक जो पब्लिक है उसका पैसा उसने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया एज ए शेयर्स, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया? लॉन्ग टर्म, यानी जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक वो शेयर्स में पैसा रहेगा। राइट? पढ़ लेते हैं। देयर is an increasing demand for investment fund by industrial organizations and the government. Yes, आप शायद आप भी मेरे ख्याल से आप सबके आसपास कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसने कहीं ना कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया या वो शेयर्स की बातें करता है। आज सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया इवन इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया नहीं इंटरनेट की वजह से बहुत ईजी हो गया शेयर्स में पैसे डालना। कई सारे ऐप्स आ चुके हैं, वेबसाइट आ चुकी हैं जो इंटरमीडिएट्स का काम करती हैं, यानी कि लिंक का काम करती है। जैसे मैंने बताया था म्यूचुअल फंड, और आप उनके थ्रू पैसा क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्रो ऐप है, फिर अपसेट, ऐसा करके अलग अलग टाइप के ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप पैसा क्या कर सकते हो? कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी ईजी हो गया है। और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट भी क्या कर रही हैं? पैसे की मांग ज़्यादा कर रही हैं, यानी नया नया वेंचर ला रही है, नया नया काम ला रही हैं, बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं। तो कैसे बढ़ेगा? पैसा चाहिए तभी तो। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज इनसफिशिएंट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। लेकिन कह रहे हैं कि भाई इतना होने के बावजूद भी जो मार्केट में डिमांड है क्या कंपनियों की कि भाई पैसा इतना चाहिए, उनको पूरा नहीं हो पा रहा है। यानी अभी भी उनको पब्लिक से पैसा उतना नहीं मिल पा रहा है जितना उनको चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू मोबाइलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो इसीलिए बहुत सारे इंटरमीडिएट्स, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस, इंटरनेट का यूज़ करके, मतलब हर तरह से अब लोग क्या कर रहे हैं? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अगर आप शेयर बाजार को थोड़ा समझोगे, इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करो कि शेयर मार्केट किस तरह का है, उसमें जो वैल्यूज है वो कैसे चल रही हैं, शेयर बाजार कम ज़्यादा क्यों होता है, एक बार सर्च करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो आप देखोगे कि कुछ 5-10 साल पहले ना शेयर मार्केट आधा था, आज 5 सालों में शेयर मार्केट डबल हो गया। मतलब इतना तेज़ी से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे पता चला। अब जनरली आप अगर 11th या 12th में हो तो जनरली आप 15-16 साल के रहोगे। थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान है ठीक नहीं तो अपने बड़े भाई या पापा मम्मी से भी पूछ सकते हो, अगर वो शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो। 5-10 साल पहले इतना शेयर्स का बिल्कुल भी होड़ नहीं था, किसी को पता ही नहीं होता था, इवन लोगों के पास पैसे भी ज़्यादा नहीं थे। अब तो देख रहा हूँ कि जिसके पास ज़्यादा है उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, और जिसके पास नहीं उसके पास नहीं है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा क्या हो गया, मार्केट में बढ़ गया। तो पॉइंट क्या था कि भाई किसी के पास जो पैसा रखा हुआ है उस पैसे का मोबाइलाइजेशन हो रहा है। मोबाइलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह से पैसा दूसरे जगह जा रहा है। तो ये किसके किसके हेल्प से हो रहा है? ये कैपिटल मार्केट से हो रहा है। तो कैपिटल मार्केट की वजह से क्या हो रहा है? जो सेविंग किसी इंसान के पास पड़ी है वो मोबाइलाइज हो रही है, किसमें? लॉन्ग टर्म लोन में, लॉन्ग टर्म शेयर्स में, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स में। राइट? ऐसे कहने का मतलब है हम लोग क्या पढ़ रहे? रोल। तो कैपिटल का रोल ही यही है कि सेविंग को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। दूसरा है प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल। ये कंपनी की तरफ से है। कोई कंपनी ये है, आप मान लो आपकी कंपनी ये है, आपकी है, तो आपके लिए क्या लिखा है? प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल। आपको इक्विटी कैपिटल चाहिए तो कहाँ से लाओगे? कैपिटल मार्केट से। क्या करोगे? कैपिटल मार्केट में अपना शेयर इशू करोगे। लोग क्या करेंगे? लोग आएंगे, कंपनियां आएंगी, बैंक आएंगी। कई जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो उसे कोई भी खरीद सकता है, ओपन मार्केट में जब करती है तो उसे आम जनता भी खरीद सकती है, बड़े बड़ी कंपनी वाले आते हैं वो भी खरीदते हैं, बैंकें जाती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जाती हैं, और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो भी जाएंगी और उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है? तो इससे क्या होगा? कंपनी को इक्विटी कैपिटल मिलेगा। वही लिखा है।
तो कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल और शेयर कैपिटल टू एंटरप्रेन्योर्स which could be used for purchase of assets as well as fund business operations. Yes, कंपनियां पैसे लेती क्यों हैं? बिजनेस को बढ़ाना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, नई बिल्डिंग बनानी है, नया ऑफिस बनाना है, लोगों को जॉब पे रखना है, प्रोडक्शन करना है, स्टॉक बेचना है, पैसे कमाने हैं, ये सब है ना। चलो थर्ड, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल यानी डेली का काम, एक तरह से जो रोज काम हो रहे हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए होता है ना, रोज का डेली का काम को ही ऑपरेशनल कहा जाता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है काम करने की गति, और ऑपरेशनल का मतलब है जो डेली काम कर रहे हैं। तो जो डेली काम कर रहे हैं उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सिंप्लीफाइंग ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स, लोअरिंग सेटलमेंट्स टाइमिंग इन परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक। यस, कैपिटल मार्केट इजी करता है पैसे इकट्ठा करने में, शेयर्स अरेंज करने में, शेयर्स को बेचने में, डिवेंचर बेचने में, पैसे को अरेंज करने में, पैसे को इन्वेस्ट करने में, सब कुछ करने में कैपिटल मार्केट हेल्प करता है। वो भी दोनों की करता है, किसकी? जो इन्वेस्टर है उसकी भी। इन्वेस्टर में कौन? आम आदमी, कंपनीज, बैंक्स, और कौन आएगा? इंश्योरेंस कंपनीज और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए भी इजी है, क्योंकि कैपिटल मार्केट है हमारे पास, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कंपनियों के लिए भी इजी है कि बिना टाइम वेस्ट किए, बिना अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी गवाए, एकदम तेजी से मार्केट से पैसे ले सकती हैं, उठा सकती हैं। ठीक है, चलो आगे। क्विक वैल्यूएशन, ये भी शार्प टैंक देखोगे ना तो ये अच्छे समझ में आएगा। क्विक वैल्यूएशन क्या है? कैपिटल मार्केट हेल्प टू डिटरमाइन अ फेयर एंड क्विक वैल्यूएशन ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डेब्ट बॉन्ड एंड डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि एक सीधी सीधी बात कहूँ तो किसी भी कंपनी की वैल्यू क्या होगी या उसकी वैल्यू कितनी बन चुकी है, ये कैपिटल मार्केट से पता चलता है। आप शार्क टैंक जब वो शो देखोगे ना तो आप देखोगे कि जब लोग आते हैं तो लोग क्या करते हैं? पहले अपनी कंपनी, अपने बारे में बताते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, राइट। तो थोड़ा स्पीच फिर रोकते हैं, फिर सामने वाले लोग क्वेश्चंस करते हैं कि भाई प्रॉफिट कितना है, ये कितना है, सेल कितना होता है, किस किस टाइप के आपके प्रोडक्ट्स हैं, कितने लोग काम करते हैं, आपका बिजनेस कहाँ कहाँ चलता है, कौन कौन से लोग खरीदते हैं, कई सारे सवाल करते हो। उन सवालों के बाद फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है। हालांकि जो कंपनी वाला आया रहता है वो भी अपनी एक वैल्यू बताता है कि भाई शार्क्स हमें इतने परसेंट के लिए इतना पैसा चाहिए, ऐसा बोलता है, इतने इक्विटी के लिए इतना पैसा, ऐसा कहते हैं वहाँ पे। फिर शार्क्स जो है, जो वहाँ पे जजेस बैठे हैं, वो क्या करते हैं? वो अपना वैल्यू बताते हैं कि नहीं भाई आपकी कंपनी की वैल्यू इतनी नहीं है, आपकी कंपनी की वैल्यू इतनी है। मान लो उसने बोला कि 50 करोड़ वैल्यू है हमारी कंपनी की, तो बोलिए नहीं भाई 50 नहीं है, आपकी कंपनी की वैल्यू 30 करोड़ है। ठीक है, ये मार्केट से पता चलता है, किससे? कैपिटल मार्केट, कि किसी भी कंपनी की वैल्यू कितनी है। शेयर्स, और वो किससे होता है? शेयर की वैल्यू के अप डाउन की वजह से होता है, डिवेंचर्स की वजह से होता है। ठीक है, क्विक वैल्यूएशन हो जाता है कैपिटल मार्केट में। इंटीग्रेशन, अगर कोई मैथ्स का बच्चा है तो वो समझ सकता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है जनरली चीज़ों को जोड़ना या इकट्ठा करना या कम करना, एक तरह से। कम मतलब समेटना। कैपिटल मार्केट लीड टू इंटीग्रेट अमंग रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फंड। कहने का मतलब क्या है? कैपिटल मार्केट सबको जोड़ रहा है। वो पब्लिक को जोड़ रहा है, कंपनीज को जोड़ रहा है, बैंक को जोड़ रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज को जोड़ रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जोड़ रहा है, गवर्नमेंट को भी जोड़ रहा है। कैपिटल मार्केट में सभी लोग आ गए ना। यहीं पे तो सब लोग आके क्या कर रहे हैं? शेयर्स बेच रहे हैं, सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, सब यहीं पे, सब जो काम हो रहा है यहीं हो रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है? इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहने का मतलब आपके आसपास भी कोई मार्केट होगा। जब आप मार्केट में जाते हो तो सिर्फ आपकी गली के लोग जाते हैं? नहीं, वहाँ पे और भी गलियों के यानी और भी इलाके के लोग आए होते हैं। बेचने वाला भी अलग अलग जगह से आया होता है, सब एक ही जगह के नहीं होते हैं। कोई टमाटर बेच रहा है, कोई सब्जियां बेच, कोई और सब्जी बेच रहा है, कोई पोटैटो बेच रहा है, करेले बेच रहा है, और भी कुछ। तो सेम ऐसे शेयर कैपिटल मार्केट भी है। अलग अलग टाइप की कंपनियां आती हैं, वहाँ पर इंटीग्रेट होती हैं, अलग टाइप के लोग जाते हैं। कंपनियां जो आती हैं वो पैसे की मांग करती हैं, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग टाइप की कंपनियां, अलग टाइप के बैंक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग वहाँ जाते हैं और
बातें होती हैं और इन्वेस्टमेंट होता है। हालांकि कैपिटल मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ जाके बातें होती हैं। आज तो सब कुछ इंटरनेट पे हो गया है, ठीक ना। अगर आप मार्केट का मीनिंग समझते हो तो मार्केट कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पे खरीदा बेचा जा सकता है। 11th में अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। चलो, आई होप समझ गए रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो मोबाइलाइजेशन ऑफ शेयरिंग, यानी जो पैसा एक जगह पड़ा हुआ है उसको दूसरी जगह भेजने का, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कैपिटल मार्केट उसमें हेल्प करता है। प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, ये किसके लिए लिखा है? कंपनी के लिए लिखा है। कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है तो कौन प्रोवाइड करता है? कैपिटल मार्केट। किस फॉर्म में? इक्विटी फॉर्म में। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कंपनियों को काम की गति को बढ़ा देता है, खर्चा कम कर देता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट से ही इजिली बहुत सारे काम हो जाते हैं, पैसे लेने देने, शेयर्स बेचने खरीदने, सब कुछ। क्विक वैल्यूएशन, किसी भी कंपनी का कोई वैल्यूएशन करना है तो मार्केट इजीली करके दे देता है। कैपिटल मार्केट से इजीली पता चल जाता है इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, यानी इस कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है। 100 करोड़ की है, 200 करोड़ की कंपनी, 300 करोड़ की कंपनी, हम बोलते हैं ना इतने करोड़ की कंपनी है। और इंटीग्रेशन मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि इन्वेस्टर्स को भी और कंपनीज को भी, जिनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी बोरोवर्स को भी, दोनों को एक जगह इंटीग्रेट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो गई या प्राइवेट सेक्टर हो गया। चलो आगे चलते हैं। अगला है प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल मार्केट। अब हमने रूल तो पढ़ लिया, यानी काम क्या है कैपिटल मार्केट का। अब कैपिटल मार्केट कुछ कमियां भी हैं, और आप जब जनरली देखोगे ना तो हर चीज़ का फंक्शन है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, फीचर्स है, और साथ में उसके प्रॉब्लम्स भी हैं। और ऐसा ही इंसानों के साथ भी है। इंसान में अगर थोड़ी अच्छाई होती है तो इंसान में थोड़ी बुराई भी होती है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत अच्छा इंसान ढूंढने की कोशिश करते हैं जो दुनिया में है ही नहीं। विश्वास नहीं होगा, आप बच्चे हो इसलिए, लेकिन ये सच है। एकदम अच्छा इंसान कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ बुराई, दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ ना कुछ कमियां सब में होती हैं, और उसको मानना चाहिए, मानना आने चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं ना कि अरे यार नहीं, मैं तो ऐसा इंसान ढूंढूंगा जो कि कुछ नहीं किसी को आता है, अरे कोई भी कमी नहीं किसी में, तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हो सो प्रॉब्लम्स इन कैपिटल मार्केट। पहला प्रॉब्लम है फाइनेंशियल स्कैम। ये तो बहुत कॉमन है। हर्षद मेहता देख रहे हो? चलो हर्षद मेहता पे बाद में आएंगे। किंगफिशर का मालिक कौन था? वो क्या नाम था दाढ़ी वाला? सही टाइम पे नाम याद नहीं आता, क्या नाम है? एक तो मेरे को नाम याद आ रहा है, नीरव मोदी। अभी वो नीरव स्पेलिंग क्या थी पता नहीं, लेकिन नीरव मोदी, ठीक है ना। नीरव मोदी यूनियन बैंक की, किसी बैंक का, तो आई थिंक पंजाब एंड नेशनल बैंक का, किसी का तो घपला करके चला गया 10,000 करोड़ का। स्कैम ही होते हैं इसको, फाइनेंशियल स्कैम इसी को कहते हैं। और यार उसका नाम नहीं याद आ रहा है, किंगफिशर का इसका। चलो याद आ गया तो बताता हूँ। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैव रिजल्टेड इन रिपेरेबल लॉस। इनरिपेरेबल का मतलब होता है जिसे कवर नहीं किया जा सकता, फॉर द कैपिटल मार्केट। यस, अभी हमने कैपिटल मार्केट के बारे में क्या पढ़ा कि ये ऐसा मार्केट है जो लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है, और ये ऐसा भी मार्केट है जो बहुत ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करता है। हम शेयर बाजार की बात कर रहे हैं, ट्रिलियन बिलियन करोड़ों का बाजार है शेयर मार्केट। मतलब सोच नहीं सकते इतना बड़ा, इतना पैसा है शेयर मार्केट में, अनगिनत, जीरो नहीं गिन पाओगे इतना पैसा। जब इतना पैसा वहाँ फ्लो हो रहा है और कोई बड़ी कंपनी का अगर घपला हो जाए तो बताओ कितने कितने अरबों खरबों करोड़ों लाखों करोड़ों का बोलते हैं ना कि नुकसान होता है। फिर पैसा लेके लोग भाग जाते हैं। जैसे मैं बताया नीरव मोदी का नाम नहीं याद आ रहा, किंगफिशर वाले का, दाढ़ी वाले का। किसी को याद आया तो कमेंट करो। बिसाइड्स दिस इट हैज ऑल्सो लीड टू पब्लिक डिस्ट्रस्ट एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। यस, तो जब भी कोई फाइनेंस कैपिटल मार्केट में जब भी कोई स्कैम करता है, फाइनेंशियल स्कैम होती है, यानी जनता का पैसा लेके भाग जाया जाता है या डुबा दिया जाता है, तो इन्वेस्टर्स का क्या होता है, मोरल डाउन होता है। सीधी सी बात है यार, अगर कहीं पे आप हो और अगल बगल कहीं कोई चीज़ें बुरी हो रही हैं तो आपको भी लगेगा है हमारे साथ भी हो सकता है। जिनके साथ हो रहा है उनको देख के तो लगेगा पक्का हमारे साथ भी हो सकता है। किसी रिश्तेदार के यहाँ हो गया फिर आपको भी लगेगा हमारे यहाँ भी हो सकता है। जैसे कोरोना के टाइम पे रिश्तेदारों के यहाँ सुनाई देता था इनको कोरोना हो गया, उनको कोरोना हो गया, गली में इनको हो गया, सामने वाले को हो गया, बगल वाले को हो गया, तो हम डरते हैं ना। ऐसे ही फाइनेंशियल स्कैम भी है, इसमें भी इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रस्ट होता है। डिस्ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, जो बोलते हैं ना
साहस के साथ चलते रहते हैं, नहीं शेयर मार्केट में कुछ धूम मचाएंगे, तो उनको धूम धूम हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला डीमेरिट है या क्या पढ़ा हमने, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल स्कैम। दूसरा है इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। यस, यहाँ पे आ जाते हैं हर्षद मेहता। सीरीज देखे हुए तुम लोग? हर्षद मेहता बहुत अच्छी सीरीज है, अच्छी सीरीज देखा करो यार। हर्षद मेहता स्कैम 1992 शायद है, ये नाम है सीरीज का, हर्षद मेहता स्कैम 1992। इतना बड़ा ट्रेडिंग शेयर मार्केट के, इतना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बादशाह पकड़ लो, किंग पकड़ लो, वो इंसान था, लेकिन उसने बहुत सारी गलतियां भी की। वो एक काम करता था इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस मैनिपुलेशन। क्या होता है बताता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स बाइंग और सेलिंग अ सिक्योरिटी बाय समवन हु हैज एक्सेस टू नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन और अनपब्लिश इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल बेनिफिट। तो जो हर्षद मेहता तो क्या, वो क्या था, मतलब इतने उनकी कॉन्टैक्ट इतने उन्होंने बना लिए थे कि वो कंपनियों के अंदर की बातें भी जानते थे, यानी कौन सी कंपनी क्या इशू करने वाली है, क्या एक्टिविटी करने वाली है, वो पहले से बंदा पता कर लेता था। और जब पहले से किसी का प्लान पता हो तो बाद में हम उसको उसके हिसाब से खेल सकते हैं। आपके भी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होगा ऐसे कि आपके दोस्त ने कुछ एक्टिविटी करनी है और आपको पहले ही पता चल जाता है, तो फिर हम उसका मजा लेते हैं। और जो चीज़ पहले से पता हो उसका मजा लेने का, बोलते हैं ना, मजा लेने का मजा ही अलग होता है। तो जैसे हर्षद मेहता ने भी किया, उन्होंने क्या किया, इनसाइडर ट्रेडिंग की। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है अंदर ही अंदर इंफॉर्मेशन पता कर लेते थे और उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे वो फिर मार्केट को मैनिपुलेट करते थे। वो सारे शेयर्स के प्राइस अप डाउन कर देते थे। एसीसी सीमेंट की कंपनी है ये, उस टाइम की बात हो रही है, मैंने सीरीज में देखी है, असली में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वहाँ सीरीज में दिखाया गया कि मान लो कि इसका जो प्राइस था ना मुश्किल से 500 था। हर्षद मेहता ने क्या किया पता है, इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल के इस शेयर्स मार्केट का जो बाजार, सॉरी एसीसी का जो शेयर है एक 500 का था, उसको कुछ 5000 तक ला दिया कुछ ही दिनों में 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी 1000% हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे आगे देखो लिखा भी है, प्राइस मैनिपुलेशन और प्राइस रिगिंग ऑन द अदर हैंड मीन्स टू सिंपली रेज द प्राइसेस ऑफ शेयर्स थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स विद इन द certain individuals themselves for the personal gain. Such illegal practices have also affected the smooth functioning of the capital market. Yes, तो हर्षद मेहता ने यही कर दिया था, पूरा कैपिटल मार्केट हिला दिया था। कितना मैनिपुलेशन किया था भाई ने, प्राइस में किया था, इनसाइडर ट्रेडिंग में किया था। सीरीज में तो ये भी दिखाया गया कि प्रधानमंत्री तक, मतलब प्रधानमंत्री तक को भी उसमें आना पड़ गया था, इतना सब दिखा दिया उसमें। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कैपिटल मार्केट का। अगर आपको पूछे कोई इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, यानी अंदर की इंफॉर्मेशन लेकर अपने हिसाब से शेयर्स को मैनिपुलेट करना है, इनसाइडर ट्रेडिंग, सिंपल। इनएडिक्वेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, क्या है ये? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड बॉन्ड्स, डिबेंचर एक्सेट्रा। दे आर नॉट मच ट्रेडिंग इन द डेब्ट सिक्योरिटीज ड्यू टू देयर इज नॉट मच ट्रेडिंग इन द डेब्ट सिक्योरिटी ड्यू टू नैरो इन्वेस्टर बेस, हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो एक नॉर्मल बात लिखी है कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कैपिटल मार्केट में क्या क्या आ जाता है, शेयर्स आ जाते हैं, डिवेंचर आ जाते हैं, बॉन्ड आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है, राइट। कह रही भाई जो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स हैं इनमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते एक तरह से, या इनमें लोग ज़्यादा डील नहीं करते। ज़्यादातर लोग किस में डील करते हैं, शेयर्स में। तो शेयर्स में भी इक्विटी में ज़्यादा डील करते हैं, जबकि इक्विटी के अलावा एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसमें ज़्यादा डीलिंग नहीं होती है और ये पीछे चल रहा है, ऐसा इनका कहना है इस पॉइंट में। क्या डिवेंचर और बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, जनरली कम ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है शेयर्स में, लगता है कि सही भी है, शेयर्स में जो इन्वेस्ट करता है वो जनरली मालिक कहलाता है, जबकि डिवेंचर और बॉन्ड में इन्वेस्ट करने वाला लोन देने वाला कहलाता है, बस, जिसको क्रेडिटर कहा जाता है। ठीक है, आगे डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ये क्यों होता है, देखो ध्यान। डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड यानी व्यापार में एक तरह का डाउनफॉल कह सकते हो, लेकिन किसके व्यापार में? रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैव विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिकॉज इन्वेस्टर प्रेफर टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज लिस्टेड इन प्रीमियम स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएसई एनएसई। तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा भी कई स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। बेंगलोर में है, आई थिंक हैदराबाद में है, कोलकाता में है, दिल्ली में भी है।
इन सब जगहों पे भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो जिनके नाम भी किसी को नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता, सही बोलो तो याद नहीं आ रहे, लेकिन इन दोनों के नाम सभी को पता है क्योंकि लगभग सभी लोग इन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो सारे स्टॉक एक्सचेंज क्या हो रहे हैं, डाउन चल रहे हैं या डाउन है, ऑलरेडी डाउन है हमेशा से और हमेशा डाउन ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता, मतलब उनका वहाँ पे जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता, राइट। लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल इफिशियंसी, यस ये भी होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी यानी जानकारी की कमी। तो यहाँ पे देखो एक अच्छी बात लिखी है, अ market is said to be informationally efficient if a company's stock prices incorporate all the available information into the current prices. However, the stock market in India lacks information efficiency compared to advanced countries. कह रहे हैं कि भाई हमारे देश में कंपनियों के बारे में, शेयर्स के बारे में, डिवेंचर्स के बारे में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में जनरली अवेयरनेस नहीं है। ये एक पॉइंट है। मतलब गाँव के किसी कोने में चले जाओ, उनको पूछो शेयर्स क्या होता है, तो वो कुछ कह ही नहीं पाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा क्या कह रहे हैं, राइट। उनको प्रेफरेंस शेयर बोलोगे, इक्विटी बोलोगे, डेब्ट बोलोगे, कुछ नहीं समझेगा, उनको पता ही नहीं है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, तो जबकि दूसरे कंट्रीज में क्या है, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, क्योंकि भाई वहाँ पे लोग पहले से डेवलप्ड है, जैसे यूरोप और अमेरिका के लोग हमसे पहले से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनको पहले से सब कुछ पता चल चुका है और आज वहाँ पे ज़्यादा लिटरेसी है और ज़्यादा लोगों को पता भी है। हमारा देश पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़ा है, तो आज थोड़े आगे पहुँचा है और 10, 15, 25 सालों में कहीं ना कहीं आगे पहुँचेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस ये थोड़े रिफॉर्म से जो इन्फॉर्मेशन है, और इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। रिफॉर्म्स यानी हमारे इंडिया में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं कैपिटल मार्केट के अंदर और क्या नई चीज़ें डाली गई हैं, समझी गई हैं। तो पहला है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, was established in 1988 but given statutory power in 1992। स्टैट्यूटरी पावर का मतलब होता है ये खुद एक अलग बॉडी है। जब हमारे संविधान या हम कह सकते हैं संसद से जब स्पेशल पावर या स्पेशल कानून जब पास होता है किसी चीज़ के लिए, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे देखो मेट्रो, तो मेट्रो स्टैट्यूटरी बॉडी यानी अपने नियम खुद बनाती है, वैसे सेबी है स्टैट्यूटरी बॉडी, अपने नियम खुद बनाती है। आरबीआई वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो सरकार के हिसाब से नहीं चलती है, वो अपना खुद नियम बनाती है। वैसे सेबी भी है, वो अपना नियम खुद बनाती है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो गई, तो यूनिवर्सिटी अपना नियम खुद बनाती है, सरकार नहीं बताती कैसे चलाना है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी। तो बनाया तो गया था 1988 में, लेकिन 4 साल बाद इसे स्टैट्यूटरी पावर दिया गया टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। यस, ठीक है। तो क्यों स्टैट्यूटरी पावर दिया गया? कहने का मतलब है जैसे आप, तो आपको एक पूरे ही संविधान से, पार्लियामेंट से सारे नेताओं ने मिलकर एक कानून पास करके दे दिया कि भाई आप अब पावरफुल हो चुके हो, आप अपने हिसाब से अपने लाइफ का डिसीजन ले सकते हो। उसी तरह से जब ये कंपनी बनाई गई थी 88 में, तो इनको 92 में एक पावर दे दिया कि भाई आप अपने हिसाब से अपने शेयर मार्केट के नियम स्टैब्लिश कर सकते हो, बना सकते हो। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया कि इसमें और कोई बीच में नहीं आ सकता, यानी कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो जब मैनिपुलेट नहीं कर सकता तो क्या हुआ, इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़े कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि भाई हाँ हमारा पैसा, हमारा सब कुछ क्या है, सेफ है, इसलिए किया गया। दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। तो एनएससी भी एस्टैब्लिश की गई 1992 में। कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम एसबीटीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो पहले हाथों से लेन देन, मतलब फिजिकली लेन देन होता था, फिर उन्होंने कंप्यूटराइज थोड़ा कर दिया, यानी कंप्यूटर के थ्रू चीज़ें स्टैब्लिश कर दी। फिर ये नया कॉन्सेप्ट है, ये आज तक चला आ रहा है, और आज भी अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो डीमेट अकाउंट के थ्रू करना होता है। डीमेट अकाउंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड सिंस 1966 टू फैसिलिटेट इजी परचेस एंड सेल ऑफ शेयर्स बाय इन्वेस्टर्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यही है ऑनलाइन, थ्रू द इंटरनेट। होता क्या है कि आप ना, जैसे बैंक में हमारा अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बिजनेस है तो करंट अकाउंट और पर्सनल तो सेविंग अकाउंट। उसी तरह से शेयर्स में डील करने के लिए भी हमारा एक अकाउंट खुलता है जिसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। और इसमें हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि एक इंसान एक ही कंपनी में नहीं करता है, अगर उसके पास पैसे हैं तो और भी कई सारी कंपनियों में करता है, म्यूचुअल फंड्स में करता है और भी बहुत अलग अलग जगहों पे करता है। तो सारा हिसाब किताब ना इसमें होता है शेयर्स का, किसमें, डीमेट अकाउंट में।
जैसे सेविंग अकाउंट होती है जिसमें पैसे का हिसाब किताब होता है, वैसे डीमैट अकाउंट होता है जिसमें शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड का हिसाब किताब होता है, ठीक है ना। और उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं शेयर, सेल भी कर सकते हैं और अपना सारा हिसाब किताब रख सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेथड यानी ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। अगला है इंक्रीज्ड एक्सेस टू ग्लोबल फंड। ग्लोबल फंड में यानी सिर्फ इंडिया के ही लोग नहीं, बाहर देश से भी हमारे देश में, इंडिया में फंड आ पाए यानी इन्वेस्टमेंट आ पाए, कैपिटल आ पाए। इंडियन कंपनीज वर परमिटेड थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इन्हें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, दूसरे देशों से भी मिली और इंडिया ने भी परमिशन दिया, इंडिया गवर्नमेंट ने भी परमिशन दिया। तो अब इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी से भी फंड रेज कर सकती है, यानी वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से पैसा ले सकते हैं एज ए कैपिटल। लास्ट है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF was established in 2001 to promote investors awareness and protecting the interest of the investor। तो जो आप ये सुनते हो ना, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये अवेयर क्यों किया जा रहा है, इसी के थ्रू, क्योंकि सजग करना भी, सिर्फ इन्वेस्ट करना है यही कहेंगे तो लोग धोखे में आ सकते हैं ना। तो सजग करना भी गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट ने एक नियम ही निकाल दिया, या सेबी ने एक नियम ही निकाल दिया कि भाई ये काम करना है, सजग करना है लोगों को कि हाँ आप ध्यान से इन्वेस्ट कीजिए जहाँ भी कीजिए, क्योंकि लोगों के पैसे बहुत डूबते थे। इसलिए लास्ट में छोटी सी चीज़ें दी हैं, क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी इन एन इकोनॉमी। क्या है ये, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, दोनों में फ़र्क क्या है कहने का मतलब। इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक, इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिजिकल पॉलिसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट करती है यानी RBI। डील्स विथ मनी सप्लाई, डील्स विथ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। तो ये मालूम है जनरली ये ना बजट से रिलेटेड है। बजट कौन तैयार करता है, कौन पास करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार टैक्स डिसाइड करती है, खर्चे डिसाइड करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी की बात हो रही है, और मनी फ्लो कौन डिसाइड करता है, हैंडल करता है, सेंट्रल बैंक। हमने RBI में पढ़ा था, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, हमने सब पढ़ा था उसमें, पिछले लेक्चर्स देख सकते हो आप। एंड इट डील्स विथ मनी सप्लाई, राइट। एम्स एट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यस हमने ये भी पढ़ा था। RBI का काम क्या है, देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा हो गया है तो किसी तरह उसे कम करना, और अगर कम है तो उसे ज़्यादा करना, ठीक है। और एम्स एट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यस गवर्नमेंट जो बजट पास करती है तो क्या सोच के करती है, एजुकेशन बढ़ाएंगे, हेल्थ यानी हॉस्पिटल खोलेंगे, सड़कें बनाएंगे, बिजली लाएंगे, यही सब बातें होती है ना नेताओं की। तो ये लिखा है एम्स एट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो फिजिकल पॉलिसी में उनका एम ही होता है हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा बढ़ाना है, आर्थिक स्थिति अच्छी करनी है और सामाजिक स्थिति अच्छी करनी है। ये है क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव मतलब काउंटिंग, गिनती में है, और ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। जैसे मैंने कहा ना कि हॉस्पिटल्स इंप्रूव करने हैं, अच्छे करने हैं, स्कूल्स अच्छे करने हैं, सरकारी सड़कें अच्छी करनी है, तो इसको बोलते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जबकि क्वांटिटी इन नेचर का मतलब है कि अभी देश में अगर 5,000 करोड़ है तो उसे 10,000 करोड़ करना है, 15,000 करोड़ करना है, गिनती में बढ़ाना है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। जब गिनती में बात होती है तो क्वांटिटेटिव, जब क्वालिटी में बात होती है तो क्वालिटेटिव, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, और प्लीज़ रिवीजन करते रहें, एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट कर लो, ताकि आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो यहाँ से आप ले सको। ये लास्ट चैप्टर है, इसे भी हम 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, 1 दिन में या 2 दिन में। उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अकाउंट्स यानी BK, बुक कीपिंग, ठीक है। और उसी हमारा चल ही रहा है, उसे भी मैं धीरे धीरे कर लूँगा। थोड़ा टाइम की मुझे भी कमी, अदरवाइज जल्दी हो जाता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा जल्दी करने का, ठीक है। चलो बच्चों, फिर सबको बाय, गुड नाइट।